अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कोई फ्रंट एंड है, ये कोई डेटाबेस है, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से बना होता है। मुझसे सही नहीं बना लेकिन फिर भी ठीक है। ये हमारी डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है सर्वर। फ्रंट एंड में और सर्वर में थोड़ा सा डिफरेंस करने, इसके नीचे कीबोर्ड भी रख लेते हैं। बन गया जी हमारा एक वेबसाइट। नजर अभी कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब ये इस पे वर्किंग कैसे चलती है, यहाँ से जब भी हम कोई भी डाटा लेते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पे, यहाँ पर सर्वर पर। सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस पे, डेटाबेस उसके अगेंस्ट डाटा भेजता है दोबारा सर्वर को। ठीक है, और सर्वर से दोबारा फिर रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट एंड पे। अब इसके लिए भी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती है। ये काम हमेशा हर बार ऐसा ही होगा। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पे, चाहे वो बैकएंड हमारा है या किसी और सर्विस प्रोवाइडर का है। बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा, बैकएंड वहां से डाटा हमें डाटाबेस से लेके रिटर्न कर देगा। कल ही जो हमने एपीआई कॉल किया उसमें भी ऐसा है कि वो जो डाटा में नजर आ रहा होता है वो असल में सर्वर ने भेजा होता है। जब हम वो उसको ब्राउजर में खोलते हैं तो डाटा आ जाता है ना। वो क्या है कि हम ब्राउजर के थ्रू बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, बैकएंड जो है वो अपनी डाटाबेस से डाटा उठा के हमें भेज देता है और हमें नजर आता है। फिर हम वहां पे एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं और उस डाटा को यूटिलाइज करके अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज है कि इस इन सब चीजों को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है। एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग, एक होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है। अब जब हम रिएक्ट वगैरह की बात करते हैं जो कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करते हैं, अभी हमने जो जो एजेक्स रिक्वेस्ट की है एक्सियोस के साथ, इसको एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह भी कह देते हैं। ये रिक्वेस्ट हमारी क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग से रिक्वेस्ट है। तो क्या होगा, हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर उसके अगेंस्ट डाटा सर्च करेगा, सर्च करने के बाद हमें रिटर्न करवा देगा। हमारी रिएक्ट के अंदर जब भी कम्युनिकेशन होगी इसी मॉड्यूल के थ्रू होगी। इसके अलावा सॉकेट्स वगैरह और भी वे होते हैं, लेकिन हम ये यूज करेंगे। अदर लैंग्वेजेस में जैसे सी शार्प वगैरह के अंदर या पीएचपी वगैरह के अंदर वर्क करते हैं तो क्या होता है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को डायरेक्ट, सर्वर वहां से कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा पेज का कोड भेज देता है हमें। उसको कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी सर्वर से सारा कुछ कैलकुलेट होकर ईच एंड एवरीथिंग हमें मिल जाती है। उसमें क्या है, क्लाइंट की प्रोसेसिंग स्पीड कम लगती है, सर्वर की प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा लगती है। तो इश्यू क्या आता है कि जब हमारे पास थाउजेंड्स और लाखों में चले जाते हैं ना, लैक्स के अंदर या फिर करोड़ों के अंदर क्लाइंट चल जाते हैं, तो हमारे जितने मर्जी हाई रिसोर्सेज हो बैकएंड पे वो लैग करना शुरू कर देते हैं, वो प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने जो भी रिक्वेस्ट भेजी होती है, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट नहीं गई होती, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की रिक्वेस्ट एक टाइम पे जाती है। वो कैलकुलेशन करता है, फिर उन्हें डाटा भेज देता है, एक गिलास पानी का ले जाओ कोई, आपसे ज्यादा पकड़ना। तो क्या है, वो रिक्वेस्ट जब भी आप भेजते हो वो रिक्वेस्ट जाती है वहां पे, प्रोसेस होती है, फिर वापस आती है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो हमने एक सोल्यूशन क्या दिया, हमने कहा कि जो कि बैकएंड का करने वाला काम है ना, सिर्फ वो बैकएंड से करवाओ। डाटा की सिक्योरिटी है, डाटा की प्रोवाइड करना है, या फिर और जो भी चीजें करनी है वो सारी की सारी हम बैकएंड से करवाएंगे। फ्रंट एंड पे बकाया सारा का सारा काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, क्लाइंट साइड के ऊपर लोड थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन सर्वर साइड पे लोड कम होगा। अब क्या है, क्लाइंट साइड पे लोड बढ़ने की वजह से एक चीज होती है कि क्लाइंट्स की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग काफी अच्छी होती है। तो दैट्स वाई
इन मोबाइल्स और लैपटॉप की प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी होती है। हम कहते हैं ना भाई, आज मैंने 12 GB रैम वाला मोबाइल लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब प्रेफर करूंगा मैं कहूँगा 24 GB वाला है तो वो दे दूँ। क्यों? हर बार क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना चाह रहा होता है। क्लाइंट्स का एक एक क्रेज है कि वो कहता है कि यार मेरे पास अच्छी चीज़ हो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा हम क्लाइंट्स के रिसोर्सेज यूज करेंगे विदाउट उनके नॉलेज की। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना दी और सर्वर पर बिल्कुल माइनर सा लोड डाला। सिर्फ रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो डाटा लाएगा, ला के हमें दे देगा, फिर उसको रेंडर करवाना, शो करवाना, उसके ऊपर जो वो टशन वशन करवाने हैं, डिजाइनिंग करवानी, एक्सेट्रा करवाना, वो सारा का सारा क्लाइंट साइड पे करेगा। उसका क्या बेनिफिट होगा, क्लाइंट पे ऊपर लोड पड़ जाएगा, सर्वर पे लोड ही नहीं पड़ेगा। और भी डिफरेंस होते हैं लेकिन मेजर ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी अभी ये इस चीज को ही हम अब देखेंगे कि हम कहेंगे कि भाई हमने कौन सी अप्रोच करनी है। मोस्टली प्रेफरेबल यही होगा कि क्लाइंट साइड अभी करें। कुछ सिचुएशंस के अंदर हमें सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह, सर्वर साइड वगैरह भी यूज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट जेएस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है, तो दैट्स वाई अभी हम क्लाइंट साइड के ऊपर ही रहेंगे। अच्छा, अब क्लाइंट साइड के ऊपर भी जब हमने रिक्वेस्ट करनी है, तो अब हमें सर्वर को रिक्वेस्ट किसी मेथड के थ्रू भेजनी है ना। लाइक मैं कहता हूँ आपको, आप जाते हो किसी क्रॉकरी की शॉप पे जाते हो, वहां पे आपको कोई डिनर सेट पसंद आता है। डिनर सेट आप कहते हो यार मैं ये नहीं लेना, मैंने फ्रेश पीस लेना है। वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई साडे गोदाम च पिया वा, मुंडे नु मैं भेज दवा ते लिया के दे देता। अब क्या होगा कि उसने लड़के को भेजा, सॉरी, उसने लड़के को भेजा, कहाँ पे, गोदाम में। गोदाम जो है वो हमारी डेटाबेस है। लड़के का जाना और वापस आना वो एक एपीआई है, समझ। लड़का गया, जाके उसने आपको ला के दे दिया भाई ये लेने हैं डिनर से। एपीआई जो होती है ना, वो सर्वर की और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन के लिए एक वे है, सिंपल सा। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी सिक्योरिटीज वगैरह भी ऐड कर लेते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें उसमें आ जाती हैं। कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी हम कुछ सर्वर साइड पे कर लेते हैं। अब जो एक्सियस हमने कल पढ़ा था, एक्सियस एक वो लड़का है जो कि गोदाम में से सामान उठा के हमें ला के दे रहा है। अब गोदाम क्या है, गोदाम एक एक अभी के लिए हम गोदाम को कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक एपीआई है, या एक सर्वर ने रिस्पॉन्स जनरेट करके वहां पर रख दिया। अब वो लड़का क्या करेगा, वो जाएगा गोदाम में से, वो डाटा उठाएगा, उठा के ला के हमें देगा भाई ये लो। ठीक हो गया। अब वो जो लड़का है वो एक्सियस की रिजेम्बलेंस है, कि एक्सियस जाएगा, जाके हमें वहां से डाटा उठाएगा, ला के दे देगा। अब आपको पता है जब जाना कुछ लेके आना तो उसमें टाइम लगता है। सर्वर से डाटा ला के क्लाइंट को देगा। डेटाबेस और सर्वर को अभी के लिए कंसीडर कर लो वेयर हाउस, ये मैं कह रहा था। तो अब क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज हम जैसे बात कर रहे थे, कहाँ था यार, हाँ टाइम लगेगा। अभी के लिए हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है ये मिली मिली सेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करके खत्म हो जाता है। आपने कभी देखा, आपने कभी लास्ट पे कंसोल करवाया, एक बार रिफ्रेश करते ठक करके कंसोल आता है, ऊपर वाला सारा कोड चल चुका होता है, फिर वो कंसोल आता है। अब ऐसा है कि हमारे पास जब सर्वर पर रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट को आने में कुछ टाइम लगे, उतनी देर में हमने अगर उस रिक्वेस्ट से जो भी डाटा हम मंगवा रहे हैं, हमारा सिस्टम तो कहेगा कि भाई ये नल है, क्योंकि वो वेट ही नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि भाई डोमिनोज में जाना पिज्जा लाना है, मैं यहाँ से कॉल कर दिया डोमिनोज को, भाई हमें पिज्जा चाहिए लार्ज साइज का, और आप वहां पे कहीं करीब ही फिर रहे थे, आपको भी उधर से फोन कर दी भाई डोमिनोज से पिज्जा उठा लेना। आप उसी वक्त चले जाते हो, पिज्जा अभी बना नहीं है, तो क्या करोगे, वेट करोगे। ठीक है, या भी कहोगे हम भाई इन्होंने हमें बुला लिया, पिज्जा भी आया ही नहीं। दो चीजों में से एक काम करोगे। अब ये क्या है कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस एक टर्म यूज की जाती है, जिसके थ्रू हम ये एपीआई रिक्वेस्टें और अदर चीजें वगैरह करते हैं।
अच्छा, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में क्या फर्क है? सिंक्रोनियस क्या होता है कि हर काम साथ साथ चलता जा रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ साथ साथ ये जॉब भी कर रहा हूँ, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं बोतल भी पी रहा हूँ और पिज्जा भी खा रहा हूँ। दोनों चीज सिंक्रोनियसली हो रही है, इकट्ठी हो रही है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ भाई बर्गर खा लो, बाइट जाके पिज्जा खाएंगे, तो क्या होगा? एक काम हो गया, दूसरे काम के लिए हम वेट करेंगे, अदर स्पेस में जाएंगे वहां पे जाके। अब वो क्या है? वो एसिंक्रोनियस की एक एग्जांपल है। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई हम सारे लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, लूडो खेल रहे हैं और सारे इकट्ठे लूडो खेल रहे हैं, तो क्या है? वो सिंक्रोनियस है। अब हमें मूड हुआ कि यार पिज्जा चाहिए, हमने फोन किया बंदे को फोन करके कहा भाई पिज्जा भेज दो। उसने कहा भाई 15 मिनट में आपको पहुंच जाएगा। अब 15 मिनट जो वेट करना है वो एसिंक्रोनियस में आएगा, लाइक हम कहेंगे हम वेट कर रहे हैं। और अगर कोई मेरे जैसा बेवकूफ आके वहां पे कह दे भाई पिज्जा दे आया ही नहीं, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई अभी वेट करो, पिज्जा 15 मिनट बाद आएगा। फिर कोई नया आएगा आके कहेगा कि भाई पिज्जा नहीं आया, उसको कहेंगे भाई अभी वेट करो, पिज्जा 15 मिनट में आ रहा है। तो सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस का यही डिफरेंस है। अब क्या पिज्जा आ गया, अब कोई नया आके कहेगा कि पिज्जा नहीं आया, वो कहेगा भाई पिज्जा आ गया, मेरा ही सभी दो। अब वो क्या कर रहा है? वो सिंक्रोनियस कर रहा है उसी वक्त, यानी सिंक होके काम कर रहा है। जब सिंक हमारा टूट जाता है, हम कहते हैं कि एक काम को रुकना है और दूसरा काम जो है तब तक नहीं होगा जब तक ये काम नहीं होगा। जैसे आप घर में रोली डाल देते हो कि भाई जितनी देर तक मेरा ब्याह नहीं होएगा मैं वो डिपराना नहीं छोड़ देना। क्या आप एक जगह पे उन्हें अटका रहे हो कि भाई ये काम जब तक नहीं होगा वो काम नहीं होगा। लेट्स सपोज आप कहते हो कि बड़े भाई ने ला के पिज्जा खा लिया, आप कहते हो कि भाई जब तक मुझे पिज्जा नहीं ला के दोगे मैं भी नहीं बोलूंगा किसी के साथ, तो क्या है? वो एक वेट हो गया वहां पे। आप कह रहे हो जब तक ये काम नहीं होगा आगे कुछ काम नहीं चलेगा, या फिर रुके। कंपनी में जाते हैं, आपको सैलरीज नहीं मिल रही, आप काम रोक देते हो, आप कहते हैं भाई जब ये तक ये सैलरी नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। और इसी की निस्बत अगर मैं ये कह देता हूँ सैलरी नहीं मिली, आप कहते हैं चल मिल जाएगी, आप काम करी जा रहे हो, तो वो क्या है? वो सिंक्रोनियस है। और अगर आप रोक देते हो काम के, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूंगा, उसको कहते हैं एसिंक्रोनियस। अब सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस समझ आ गई? आगे चले। अच्छा, अब सिंक्रोन हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट वो सिंक्रोनियसली वर्क कर रही होती है, साथ साथ काम कर रहा होता है। लेकिन हम एक किसी जगह पे ऐसा करना चाह रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो कोड है ना, ये यहाँ पर रुक जाए जब तक मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, ये या वो डाटा फ्लो नहीं आता या कुछ इस तरह से नहीं होता, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेट करो, अंटिल वेट करो जब तक वो डाटा नहीं आ जाता। तो इस चीज के लिए हम फिर क्या करते हैं? देन और कैच यूज करते हैं। देन और कैच यूज जो हमने यूज किए थे वो क्या किया था? ये इतनी जो है इतना कोड जो है ये हमारा एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है। हमने क्या कहा? एक्सियस डॉट गेट के कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है? गेट की रिक्वेस्ट भेजनी है। हमारे पास रिक्वेस्ट सर्वर पे करने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। गेट होती है, पुट होती है, पोस्ट होती है, फैच होती है, पैच होती है। हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डाटा गेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो गेट ही इनफ है। हाँ, सभी का काम अलग अलग होता है, लेकिन सभी सेम काम कर लेते हैं, लेकिन हम सभी को अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। सिंक्रोनियस के अंदर देखो, ये सिंक्रोनियस के अंदर कुछ इस तरह से होता है। वो यार वो गिट का आ रहा है, वो आएगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने 44 मिनट्स पहले इसको छेड़ा। देखो, अभी क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारी है ना वो वर्क कर रही होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देन और कैच को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, गेट प्रोडक्ट्स डाटा।
फंक्शन का नाम रख दिया। अब क्या है कि मैंने इसको एक फंक्शन में रख दिया, रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। ये सिर्फ एक बार ही कॉल होगा, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। अब क्या है कि मैंने जहाँ पर ये देखो डाटा क्या है, वो अनडिफाइंड कह रहा है, और जो दूसरा हमने कितना लाइन नंबर 13 पे जो प्रिंट करवाया था वो क्या कह रहा है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या होगा, फुलफिल्ड है लेकिन डाटा नहीं भेजा उसने, क्योंकि हमने उसको डाटा को वेट ही नहीं किया। जब हमने इसको प्रिंट करवाया तब हमारे पास अभी कुछ आया ही नहीं था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर जब वो प्रिंट होने के थोड़ी देर बाद फुलफिल हो गया, उसने इसी को अपडेट करके फुलफिल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको बताना है कि भाई यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट की है, कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रुकना है, फिर आगे वाला कोड चलाना है। उसके लिए हम क्या कहेंगे, कोड को कह देंगे कि ये एसिंक्रोनियसली चलेगा। हाँ, सिंक्रोनियसली वो पहले ही काम कर रहा होता है, लेकिन हमें जब इसको एसिंक्रोनियसली करना है ना, तो उसके लिए हमें उसको बताना पड़ेगा कि इसको एसिंक्रोनियसली करो और इस जगह पे वेट करवा दो। अब क्या होगा, वही वाला जो रिस्पॉन्स था लाइन नंबर 13 पे, अब क्या उसने प्रिंट करवाया, अब हमें उसने डाटा प्रिंट करवाया है अभी। अब क्या है कि हमने उसको क्या किया, हमने कहा कि भाई वेट करो, फिर रिस्पॉन्स के अंदर डाटा भेजो। कब तक वेट करना है, जब तक ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो जाता। फुलफिल होगा तो ये एक हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, वो डाटा रिस्पॉन्स के अंदर भेजना है। अच्छा, ये सेकंड मेथड। अगर हम यहाँ पर ये नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर हम फिर देन और कैच यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने ये वाला मेथड यूज किया जो अब मैंने यूज किया, तो इसके लिए मैं तो वैसे ये ज्यादातर यूज करता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्राई और कैच यूज करेंगे। वो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा है वो कभी हो सकता है यहाँ पे एरर भी आ जाए। ट्राई कैच इसलिए लगाते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो कोड हमने जिसके अंदर डिबगिंग करनी होती है, ये जिसके अंदर हमें लगता है कि इसके अंदर कोई एरर आ सकता है जो हमारे सिस्टम को स्टॉप कर सकता है, उसको हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। अब देखो, अब मैंने ट्राई और कैच नहीं लिखा, सेम आराम सा लिख दिया, आया नहीं। जी आप क्या पूछ रहे थे। ये अगर हम उसको उठा दें दूसरे साइड से, मतलब हम उसको सादा फंक्शन बना दें, तो वो ये चल जाता है, लेकिन वो जो बार बार मेरे भी कॉल होगा, उठा जा अभी, क्योंकि ये ठहर जाओ। अब ये क्या हो रहा है कि हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये एक बार ही कॉल हुआ है। यहाँ पर अगर हम स्टेट भी चेंज करते होते, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। यू देखो ना, अगर यूज इफेक्ट के अलावा हमने बाइट कहीं लिख दिया, ठीक है, और बाइट लिखने के बाद जैसे ही कोई भी अपडेट होगी ना, तो हमारा वो फंक्शन दोबारा रन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, हमारा फंक्शन बार बार रन हो जाएगा,
और वो रिक्वेस्टें बार बार सर्वर पे जाती रहेंगी। जैसे ही कोई भी चेंज होगा, आपने डाटा ला के कहीं तो सेव करवाना है ना, जहाँ पे आप सेव करवाओगे किसी भी स्टेट को अपडेट करोगे तो ये दोबारा फिर रन हो जाएगा। तो इस तरह से ये इशू जनरेट करवा देगा। अच्छा ये चीज देखिए। अच्छा अब क्या है, ये एरर आया, लेकिन एरर के नीचे वाला कोड उसने रन ही नहीं किया। अब मैंने 6 बार हमजा लिखा था, लेकिन क्या हुआ कि उसके नीचे वाला काम ही नहीं किया। मुझे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैंने 1500 लाइनों का कोड लिखा है, एक छोटी सी गलती की वजह से एक कहीं पे एरर आ गया, नीचे आया, चलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई के अंदर रखूंगा, जिसका मुझे शक है कि इसके अंदर एरर आ सकता है। और एरर क्या होगा वो भी देखने के लिए यहाँ पे मैं कंसोल करवा लेता हूँ। हाँ, कैच के अंदर जो भी एरर होगा वो मिल जाएगा। और इसके बाद एक होगी फाइनली। अच्छा ये फाइनली क्या है, फाइनली वो कोड होगा जो कि एरर आए या ना आए, ये उसके बाद रन होगा। अब देखा जाए फाइनली के बगैर भी तो रन होना ही था कोड, लेकिन ये कोड तब तक वेट करेगा जब तक ये ट्राई या कैच वाला काम हो नहीं जाता कंप्लीट। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर फाइनली चले। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या है, एक्सियस का एरर आया। अब मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर एरर भी मिल गया है, क्या है, एरर बैड रिक्वेस्ट, मैंने गलत रिक्वेस्ट भेज दी है। एरर कोड क्या है, 404, कि ये जिस राउट पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो राउट ही नहीं अवेलेबल। तो ये कैसे था, यार फाइनली इस तरह से है कि आपने कहा कि मैंने एक एपीआई रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एक और एपीआई रिक्वेस्ट करनी है। अब पहली रिक्वेस्ट में एरर आ गया, दूसरी रिक्वेस्ट कॉल ही नहीं होगी। तो क्या होगा कि पहली रिक्वेस्ट को हम ट्राई में रखेंगे, कैच के अंदर उसका एरर पकड़ लेंगे और फाइनली में दूसरी रिक्वेस्ट फिर से कॉल कर देंगे। तो क्या होगा, अगर एरर आता है या नहीं आता, उसने दूसरी रिक्वेस्ट को कॉल करना ही करना है विदाउट एरर शो करना है। ठीक है, वेट रिक्वेस्ट के वापस आने का, वेट, हाँ एरर सेट करेगा ये देखो। यहाँ पर ये फाइनली के अंदर मैं फिर से यही वाली रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे डाल दूँ तो ये दोबारा खुद को ही कॉल करना शुरू कर देगा। अभी के लिए ये हो गया। अब पता चल गया ट्राई एंड कैच। अच्छा अब ये ट्राई एंड कैच के दरमियान यहाँ पर आता है देन इस तरह से हम लगा के अपनी इसको इस एग्जैक्टली इस टर्म को कह देते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन ये इस तरह की टर्म के लिए अगर यहाँ पर मैं ये ट्राई कैच नहीं लगाता तो मैं यहाँ पे लगाता डॉट देन, वो भी जो भी रिस्पॉन्स यानी अगर कोई भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तब देन में जाएगा, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो फिर किस में जाएगा, कैच में। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है कि अगर देन के अंदर जो भी हमें रिटर्न होता है वो फिर से वो भी प्रॉमिस हो, फिर क्या होगा, फिर देन लगाएंगे, फिर प्रॉमिस का एरर होगा, फिर देन लगाएंगे, यहाँ पे फिर देन लगेगा और ऊपर से उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये देन तब तक लगेगा जब तक हमें जरूरत है। ये एक कम्प्लेक्स सा लॉजिक बन जाता है, दैट्स व्हाई ये मोस्टली डेवलपर्स पसंद नहीं करते। हाँ, प्रॉमिस एक वादा है, हम उसको कहते हैं भाई डाटा ला के दो, वो कहता है अच्छा मैं ला दूंगा डाटा, वादा कर दिया। अब जब डाटा आएगा वो हमें कह देगा कि भाई डाटा आ गया। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होता है, लाइक जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम डाटा ला के दोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसी तरह से यहाँ पर प्रॉमिस का वेट करना पड़ता है उसके रिजॉल्व करने से। एक्सियोस एक प्रॉमिस नहीं है, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो कि रिक्वेस्ट करती है एपीआई की। एपीआई रिक्वेस्ट करना वो एक प्रॉमिस में आती है, वो रिटर्न में एक प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करके यूज करना। प्रॉमिस का जो कंसेप्ट है ये एक बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, दैट्स वाई अमूमन प्रॉब्लम कर जाता है। तो दैट्स वाई इजी वे यही रहेगा कि आप एसिंक लगाओ फंक्शन में, अवेट लगाओ जहाँ पे वेट करवाना और काम खत्म।
जो भी है रिस्पॉन्स में डाटा लो और काम खत्म। ठीक हो गया। अब क्या है कि मैं इसको कहता हूँ डॉट डाटा। कल भी हमने किया था वो डॉट डाटा वगैरह ये। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये डाटा आ गया हमारे पास। अब इस डाटा को मैं सिंपली इसमें फिट कर देता हूँ। एक्सियस जेसन को, जेसन कहाँ? हाँ, एक्सियस जो जेसन है वो क्या होती है? वो स्ट्रिंगिफाई होता है, वो और डाटा आता है। वो असल में पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जब सर्वर से भेजते हैं ना, वो उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजते हैं। ठीक है। तो फिर हमें उसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें भी एक्सियोस भी यूज करूँ ना, तो हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। नहीं करता। ये आपका जिस फॉर्म में डाटा आएगा उसी फॉर्म में रिटर्न करेगा। वो स्ट्रिंग आएगा स्ट्रिंग कर देगा, अगर जेसन आएगा तो जेसन रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। फैची पे यूज की थी इसी के लिए। यार वो भी Axios असल में पता क्या चीज है, जैसे मैंने आपको Axios के अंदर फैच भी यूज हुआ। अब ऐसे है, जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको हर बंदा जैसे मर्जी मॉडिफाई करके यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बड़े डेवलपर्स जो बड़े अच्छे होते हैं, हम कुछ भी नहीं है, वो बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए एक टूल बना लेते हैं छोटा सा काम करने के लिए, एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए किसी ने अपना एक टूल बनाया होगा। उसने देखा कि भाई मेरा इस पे बेनिफिट होता है, मैं इसको बजाय इसका कोड ढूंढता रहूँ कि यार कहाँ रखा था कहाँ रखा था, इसको मैं पब्लिकली अपलोड कर देता हूँ, लोग भी यूज करेंगे मैं भी यूज करूँ। उसने उसका नाम एक्सियोस रख के ऑनलाइन अपलोड कर दिया, तो उसमें भी फैच रहा है यूज। लेकिन एक्सियोस क्या है कि एक स्मार्ट वर्क करने की एक टेक्निक है। फैच से आप काम करते हो तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, एक्सियोस से काम करते हो तो आपका इजी काम हो जाता है और स्पीड अप हो जाता है। ठीक है। दैट्स व्हाई मोस्टली डेवलपर्स एक्सियोस यूज करते हैं। ओके हो गया। अब जैसे कल रिस्पॉन्स आ रहा था वैसे ही आना शुरू हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार इसको कंट्रोल करवा के देखते हैं कि भाई आ क्या रहा है। ऑब्जेक्ट ड्रिलिंग हम करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के यूज करेंगे। जी। फिर तू कहना मुझे समझ नहीं आई। गल हैगी आ कि मेरे बहन का फायदा की जो तुसी आपस ही गल्लां करनी नहीं ना करनी। मैं जब आप यहाँ पे खड़े ही होते हो बातें कर रहे होते हो मैं चला जाता हूँ, करते रहो गल्लां। थोड़ी देर पहले आके इत्थे बैठ के ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, लेकिन ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ टाइम ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ना करें। अच्छा ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एपीआई कॉन्फ़िगरेशन है, डाटा हेडर है, रिक्वेस्ट है, स्टेटस है एंड स्टेटस टैग्स है। हमने जो भी चीज गेट करनी है, तो याद है हम ऑब्जेक्ट के अंदर से, ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म ही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नाम लिखते थे, उसकी की लिखते थे और वो डाटा आ जाता था। हमने डाटा लेना है तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। तो क्या होगा, ओहो ऊपर, तो वो हमें डाटा ही उसका रिटर्न कर दिया जो भी उसके अंदर था। अब हमने उसके अंदर प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना है तो डॉट प्रोडक्ट्स होगा, लिस्ट लिमिट को करना है डॉट लिमिट है, अगर फिर प्रोडक्ट के अंदर किसी और सिंगल को प्रोडक्ट को करना है तो इस तरह से होगा डाटा डॉट है। हाँ ये देखो ना, डाटा के अंदर प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स। अब मैंने प्रोडक्ट्स को खोल के लिख दिया, ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये पहला वाला एक्सेस करना है तो क्या करूंगा,
क्योंकि वो एक एरे है, तो मैं ऐसे करूंगा, उसने पहली आइटम उठा के ले। अब इसमें से जो भी चीज की ब्रांड नेम है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंट परसेंटेज, आईडी है, इमेज है, जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैप से पहले जो लगाया, ये जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये देखो ना, यहाँ से हम, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हाँ ये बड़ी ऐसे पंगा रहता है यार। असल में जब टाइपस्क्रिप्ट में हम काम करते हैं ना, तो हर चीज कंट्रोल्ड रहती है। ह्यूमन की ना एक साइकी है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हम इवन के किसी भी चीज को, कोई कोई लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई अपने भाई बहनों को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई अपने सीनियर्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई अपने वालदैन को कंट्रोल। हर बंदा हर टाइम कभी ना कभी किसी ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट एक अनकंट्रोल्ड चीज थी, तो लोगों ने पकड़ के उसको कंट्रोल करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट बना दिया। ठीक है, लेकिन इसका कंट्रोल रखना अच्छा है, क्योंकि ये उस बगड़ियाल, लाइक बगड़ियाल कहते नहीं, बिगड़े हुए बच्चे की तरह है, जो कि घर में है लेकिन बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना पड़ता है, उस पर नजर रखनी पड़ती है, इसलिए टाइप्सक्रिप्ट वगैरह के अंदर यूज कर लेनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब मैंने डाटा के अंदर, मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से मैंने डाटा को कंसोल करवाया, तो देखते हैं डाटा के अंदर आ क्या रहा है। डाटा पहले अनडिफाइंड था, फिर डाटा के अंदर जो भी मैंने वहां से यहाँ से ये पुश करवा दिया, इस जगह पे जो भी मैंने डाटा को दिया वो डाटा के अंदर आना शुरू, सेट डाटा के अंदर दिया वो डाटा के अंदर आ गया। अब इसके अंदर देखो तो इसके अंदर क्या है, क्या लिमिट है, प्रोडक्ट्स है, स्किप है और एक्सेट्रा। अब हमारा डाटा जो है प्रोडक्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना है तो डाटा डॉट प्रोडक्ट्स। अब ये क्वेश्चन मार्क अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता तो क्या है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, डाटा इज पॉसिबली अनडिफाइंड, हो सकता है डाटा अनडिफाइंड हो। नहीं, वो मैं यूज करता हूँ, आदत है मुझे, तो वो खुद ही लगा, इसके अंदर कोई एक्सटेंशन होगी जो कर देता हूँ। अच्छा, क्या है कि मैंने उसको कहा कि अगर डाटा है, इस ये क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मतलब है, ये इसके साथ है। ये कहते हैं अगर डाटा अनडिफाइंड नहीं है तब ये काम करें, और अगर इसमें से कुछ और मैंने लेना है तो फिर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, उसका इंडेक्स नंबर। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड है, फिर बाद में उसने उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, इन चीजों को इस तरह से। अब एक और चीज है, मैं इसको भी ऐसे कर सकता, लेकिन ऐसे होगा नहीं है। ऑप्शनल ये है कि भाई इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उठा रहे हैं ना, वो ऑप्शनल है। अगर तो ये डिफाइंड है तो वो प्रॉपर्टी चलेगी, अदरवाइज अनडिफाइंड शो करवा देगा काम। ठीक है, अब वो करने के बाद अब हमारे पास डाटा आ गया, ये देखो प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा आ रहा है, ये एक एरे है, एरे है ना, ये फिजिक्स बता रही है कि ये एक एरे है, यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके ऊपर हम फिर इजीली मैप का एक फंक्शन लगाएंगे और वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट हमें रिवर्स होता रहेगा। ये हम पैरामीटर दे रहे हैं ना, वो जो भी डाटा आएगा एक इंडेक्स का, वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर ले रहे हैं और इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर फिर इसको यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन। अब इसके अंदर प्रायर जावास्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस कहाँ काम करना है, ये समझ नहीं लगी, ये बात मानने में आती है, लेकिन यार मेरे मुताबिक, जैसे मैंने कल बताया था ना कि मेरे मुताबिक आपको समझ आ रही थी, लेकिन जब आप लोगों ने तब मुझे कहा ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने जाने देना भाई। आप ऐसे हो जैसे एक बस का कंडक्टर होता है,
आपने मुझे ग्रीन सिग्नल देना है तो मैंने चल पड़ना है, मुझे नहीं पता कि साइडें छिलियां जान रही हैं या तो सही है, समझ लगी ना। जब तक आपने कहना नहीं हम भाई समझ नहीं आई तो मैंने रिपीट नहीं करवाना, मेरे सिर चट में जी मैं बार बार पढ़ाई हूँ, समझ लगी ना। तो दैट्स वाई आपने मुझे बताना है, हम भाई हमें नहीं समझ लगी फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छा ठीक है मैं इसका सोल्यूशन ये है। ओके हो गया, एनीथिंग एल्स। अब अपनी अपनी खोलो लैपटॉप और जो कल वाली असाइनमेंट दी थी वो